चैप्टर्स 201, 202, 203, 204। चैप्टर स्टार्ट 5 दिन पहले फैंग युआन का किंगमाओ पर्वत पर पुनर्जन्म हुआ था। उस वक्त उसने बाइनिंग विंग के साथ मिलकर यूएस खून के बैरियर में काम किया था और यूएस कत्ल ए आम के बाद उसी काफी सारा सामान हाथ लगा था। लेकिन इन सारे गू वॉर्म्स को चोटें लगी हुई थी। पिछले 5 दिनों से फैंग युआन जेन पर्वत के आसपास ही बीता रहा, इसलिए उन्हें खाना नहीं मिला और एक के बाद एक सब मरते चले गए। हीलिंग गू वॉर्म्स के मामले में फैंग युआन के पास हमेशा से एक की कमी थी और उसी कोई अपने पसंद का मिला भी नहीं था। अफसोस, मेरे सारे गू वॉर्म्स सेल्फ डेटोनेशन में मारे गए, वरना मैं इतना जख्मी ना होता। बाइनिंग बिंग ने आसमान की तरफ देखते हुए ठंडी आ भरी। लेकिन फैंग युआन हैस पड़ा, इतना नेगेटिव मत हो, हर चीज को सुझाने के लिए गू वॉर्म्स की जरूरत नहीं होती। ओह, बाइनिंग बिंग ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। उसने देखा कि फैंग युआन ने चुपके से अपना प्राइमेवल एसेंस एक्टिवेट किया और उसके मुंह से एक लाल रोशनी के साथ कुछ बाहर निकला। एक फूल वाला गू जो लैंटर्न जैसा दिख रहा था, अपने आप घूमता हुआ हवा में तैर रहा था। ये तुसीता फ्लावर था, फैंग युआन ने मन में सोचा, और तुसीता फ्लावर लाल रोशनी से चमक उठा। फिर उसमें से कई चीजें चमकती हुई लाल रोशनी में लिपटी हुई बाहर निकली। वहां बैंडेजेस दी, दवाई के डब्बे और छोटी छोटी दवाई की शीशियां थी। छोटी शीशियों में पाउडर है जो जख्म साफ करेगा और सूजन कम करेगा, बस थोड़ा सा उस करना। दवाई के डब्बे में पेस्ट है जो खून रोकेगा और थक्के बनाएगा। बैंडेज कैसे इस्तेमाल करते हैं ये तो तुम्हें पता ही होगा, है ना? ऐसा कहते हुए फैंग युआन ने सामान को 2 हिस्सों में बांटा और एक हिस्सा बाइनिंग बिंग को दे दिया। ये सब तो आम इंसानों के तरीके हैं, लेकिन हाँ, मैंने एकेडमी में इनके बारे में सीखा था। बाइनिंग बिंग ने सामान लेते हुए मुंह बनाकर कहा, तुमने तो बड़ी प्लानिंग कर रखी है। ऐसा कहकर उसने बड़ा वाला दवाई का डब्बा खोला और एक घिनौनी बदबू उसके नाक में घुस गई, जिससे वो उछल कर पीछे हटी और चिल्लाई, इतनी बदबू क्यों है इसमें? फैंग युआन हंसा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी शर्ट उतारी, छोटी शीशी से पाउडर गिराया, जिससे उसके जख्मों में आग जैसी तेज जलन महसूस हुई। फिर उसने बड़ा दवाई का डब्बा खोला, जिसके अंदर कीचड़ जैसा पेस्ट था जो काले हरे रंग का था और बहुत बुरा महक रहा था। लेकिन फैंग युआन को अपनी पिछली जिंदगी से इसकी आदत थी, उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। उसने एक मुट्ठी भर काला हरा पेस्ट निकला और अपने जख्मों पर मल लिया। उसके हाथ एकदम साफ तरीके से चल रहे थे। इसके बाद उसने बैंडेज का इस्तेमाल किया और जख्म पर कई तह लपेट दी और झट से अपनी चोट का इलाज कर लिया। दवाई के पेस्ट की वजह से चोट वाली जगह पर एक ठंडक का एहसास हुआ, जिसने पहले की जलन वाली दर्द की जगह ले ली। तुम्हारा पेस्ट काफी काम का है। एक तरफ बाइनिंग बिंग अभी भी अपने जख्मों पर दवा लगा रही थी और हौंफ रही थी। उसका लिबास फटा हुआ था और दवा लगाने के बाद उसके ब्रेस्ट्स और निपल्स लगभग दिख रहे थे, लेकिन उसने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। दवा इस्तेमाल करते हुए उसने आह भरी, साई, अब सोचता हूं तो लगता है काश हमारे पास कोई हीलिंग गू होता तो क्या मस्त होता। फैंग युआन ने उसकी तरफ एक नजर डाली, फिर टूजिटा फ्लावर को एक्टिवेट करके 2 जोड़ी कपड़े निकाले। उसने पूरी तैयारी कर रखी थी, उसका प्लान पहले से ही गांव छोड़ने का था, इसलिए उसने कई जोड़ी कपड़े खरीद लिए थे। ऊपर से बाइनिंग बिंग और उसकी उम्र लगभग एक जैसी थी, उनका शरीर का साइज भी मिलता जुलता था, इसलिए उसके कपड़े उसी भी आराम से फिट हो रहे थे। ये लो, उसने कपड़ों का एक सेट बाइनिंग बिंग को दे दिया। बाइनिंग बिंग ने कपड़े लिए और थोड़ा हैरान होते हुए हल्के से मुस्कुराए, सोचा नहीं था कि तुमने इतनी तैयारी कर रखी है। तैयारी करके रखना हमेशा सेफ रहता है, फैंग युआन ने लापरवाही से जवाब दिया और अपने बचे हुए कपड़े और यहां तक कि गीले मोज भी उतार कर नए सेट पहन लिए। एकदम से नए कपड़े पहनकर उसी काफी बेहतर महसूस हुआ। बाइनिंग बिंग ने भी अपने कपड़े बदल लिए और अपना फटा हुआ सफेद लिबास बीच पर फेंक दिया। लेकिन उसके चेहरे का रंग ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि भले ही वो फिलहाल खतरे से बाहर थे। कपड़े बदलने और जख्मों पर पट्टी करने के बाद उसने अपने शरीर में आए बदलावों पर भी गौर किया। ए फ्लैट, आगे का क्या प्लान है? तुम मुझे मेरा यांगू कब लौटा रहे हो? वो आगे बढ़ी, तेवर चढ़ाकर पूछो। फैंग युआन ने अपना काला लिबास और मोज उठाए जो उसने बदले थे। मैंने पहले कहा था ना, हम अभी बाइगू पर्वत जा रहे हैं। और रही बात यांगू की, तो कम से कम मेरे रैंक 3 तक पहुंचने का इंतजार करो। बाइनिंग बिंग के तेवर और भी सख्त हो गए, उसकी आवाज ऊंची हो गई, मुझे तुम्हारे रैंक 3 होने तक इंतजार करना पड़ेगा? उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो ऐसी अजीब हालत में फंस जाएगा।
एक भला चंगा आदमी औरत बन गया। जिंदगी और मौत का संकट टलने के बाद यह अजीब सा एहसास उसके दिमाग में घुस गया। अगर मुमकिन होता तो वो एक सेकंड के लिए भी इस हाल में नहीं रहना चाहता था। फैंग युआन ने अपना सिर उठाया और उसकी तरफ देखा, बिना कुछ बोले। वो नदी के किनारे गया और पानी से अपने कपड़े धोने लगा। भले ही उसके काले लिबास में छेड़ दी, उसी ठीक किया जा सकता था, बाइनिंग बिंग के सफेद लिबास की तरह नहीं। उसी नहीं पता था कि उसी कब तक इस वीराने में रहना पड़ेगा, इसलिए वो कपड़े बर्बाद नहीं कर सकता था। बाइनिंग बिंग एक होशियार इंसान था और फैंग युआन की खामोशी ने उसकी असली मजबूरी का एहसास दिला दिया। इस वक्त उसके पास रैंक 3 कल्टिवेशन था, लेकिन एक भी गुवर्म नहीं था। अगर होता भी तो वो फैंग युआन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। यांगू पहले हाई फैंग युआन ने रिफाइन कर लिया था, इसलिए जब तक वो चाहता वो उसी एक झटके में आत्मविस्फोट करवा सकता था। यिन यांग रोटेशन गु एक जोड़ी में था, और अगर एक नाश्त हो गया तो बाइनिंग बिंग कभी वापस मर्द नहीं बन पाएगा। फैंग युआन की पीठ को देखते हुए बाइनिंग बिंग ने दांत पीस लिए। उसी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। ये सोचना कि वो बाई क्लैन का जीनियस ऐसी हालत में पहुंच गया है, दूसरों के इशारों पर नाच रहा है। इस एहसास ने घमंडी और गर्व से भरे बाइनिंग बिंग को बहुत नाखुश कर दिया था। ए फ्लैट, हमारे पास हीलिंग गु नहीं है, तो अगर हम खतरे में पड़े तो हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है, मेरे पास एक भी गुवर्म नहीं है, मेरे पास लड़ने की कोई ताकत नहीं है। नहीं, मुझे कुछ जंगली गुवर्म्स पकड़कर उन्हें रिफाइन करना ही होगा, वरना मेरे पास खुद को बचाने की ताकत भी नहीं रहेगी। बाइनिंग बिंग बड़बड़ा हाय रहा था कि अचानक उसके पेट से गुदगुदाने की आवाज आई। डैम इट! उसने अपना पेट पकड़ा, उसी जोर की भूख लगी थी। ओए, कपड़े धोने वाले, थोड़ा सूखा मांस निकाल, भूख से जान निकल रही है। 5 दिन तक इस नाव पर बहते हुए वो फैंग युआन के सूखे मांस पर ही गुजारा कर रहे थे। भले ही सूखा मांस सख्त था, चबाने पर लकड़ी जैसा लगता था, लेकिन वो पेट भर सकता था और एनर्जी दे सकता था। फैंग युआन खड़ा हुआ, अपने हाथों से काले लिबास से पानी निचोड़ा, उसी झटकते हुए बाइनिंग बिंग को जवाब दिया, इतनी बेचैनी क्यों? ये पकड़ो। बाइनिंग बिंग ने तेवर चढ़ाए, ना चाहते हुए भी काला लिबास ले लिया। फैंग युआन ने फिर से तुसीता फ्लावर को बुलाया और सूखे मांस का एक बाग निकला। बाइनिंग बिंग ने फौरन यूएसईवाई झटक लिया और उस सख्त मांस को चबाने लगा। चबा चबाकर उसके जबड़े दुखने लगे, लेकिन उसी बड़ा सुकून मिल रहा था। फैंग युआन यूएसईवाई देखकर मुस्कुराया। इस बाई क्लैन के जीनियस ने पहले कभी भूख झेली थी क्या? अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचते हुए वो जानता था कि उसी कैसा महसूस हो रहा है। बाइनिंग बिंग ने सूखे मांस का एक और टुकड़ा खाया, अपने सूखे होठों पर जीभ फेरी। इससे भूख तो मिट जाती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सख्त है। साई, खाने को मांस मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। फैंग युआन की मुस्कान और भी गहरी हो गई और बाइनिंग बिंग की हैरान नजरों के सामने उसने एक लोहे का बर्तन निकला। तुम बर्तन भी लाए हो? ये तो बहुत बढ़िया है। हम पानी से सूखे मांस को पका सकते हैं। नदी से पानी तो ले ही सकते हैं, लेकिन आग जलने के लिए लकड़ी चाहिए होगी, तो हमें कुछ लकड़ी काटनी पड़ेगी। ऐसा कहकर बाइनिंग बिंग ने इधर उधर देखा, थोड़ा परेशान सा होकर। वो एक उथले बीच पर एक तरफ पानी था और दूसरी तरफ एक ऊंची चट्टान। चट्टान के ऊपर घनी हरियाली थी, लेकिन बीच पर लकड़ी का एक टुकड़ा तक नहीं था। बाइनिंग बिंग को लकड़ी चाहिए थी, तो उसी चट्टान पर चढ़ना पड़ता और पेड़ काटने पड़ते। अगर ये तब होता जब उसके पास अपने गुवर्म्स दी, तो ये चुटकियों का खेल होता, आराम से हो जाता। लेकिन अब जब उसके पास कुछ नहीं था, इस फिसलान भरी चट्टान पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। बाइनिंग बिंग मन हाय मन परेशान था, लेकिन तभी फैंग युआन ने कुछ कोयले के पत्थर निकाले। कोयले के पत्थर लकड़ी से बेहतर थे और बाइनिंग बिंग ये देखकर हैरान रह गया। जल्द ही फैंग युआन ने मिट्टी का तेल और चकमक पत्थर के साथ साथ एक मेटल का रैक भी निकाला। जल्द ही उसने सब सेट कर दिया। ये देखकर बाइनिंग बिंग गंभीर हो गया। उसकी नीली ईह फैंग युआन पर टिकी हुई थी। तुम्हारी तैयारी तो हद से ज्यादा है। क्या तुमने किंग माओ पर्वत छोड़ने का पहले से ही सोच रखा था? फैंग युआन की तैयारी कुछ ज्यादा ही थी। वो ये सब चीजें भी अपने साथ लाया था, इसलिए होशियार बाइनिंग बिंग को कुछ गड़बड़ साफ नजर आ रही थी। तुम्हें क्या लगता है? फैंग युआन मुस्कुराया, उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मेटल के बर्तन की तरफ इशारा किया। अब तुम जाकर थोड़ा पानी ले आओ। बाइनिंग बिंग ने दांत पीस लिए। फैंग युआन का एटीट्यूड यूएसईवाई बहुत चिढ़ा रहा था। उसने थोड़ा पानी लिया, जबकि फैंग युआन ने आग जला दी थी। पहले उसने बर्तन में पानी उबाला, फिर उसने अंदर सूखे मांस का एक बाग डाल दिया।
जल्द ही मांस की खुशबू आने लगी। बाइनिंग बिंग ने सूंघा और ना चाहते हुए भी अपने होने पर जीभ फेरी। फैंग युआन ने अपनी चॉपस्टिक्स और करछी निकली और बाइनिंग बिंग के साथ दावत शुरू कर दी। पका हुआ मांस नरम था और कुछ ही बार चबाने पर आराम से निगला जा सकता था, जबकि गर्म मांस का सूप दोनों को अंदर से गर्माहट दे रहा था। बस एक हाई प्रॉब्लम थी कि इस नदी के पानी में थोड़ी रेत थी, जिसकी वजह से खाते वक्त किरकिरा सा लग रहा था। लेकिन ऐसी हालत में ऐसी दावत मिलना भी कोई कम बात नहीं थी। मेरा पेट अभी नहीं भरा, चलो आधा बैग मांस और पकाते हैं। बाइनिंग बिंग अभी संतुष्ट नहीं था, अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोला। फैंग युआन ने फौरन माना कर दिया, और नहीं, हमें अपना खाना बचाना होगा। इतना कंजूस क्यों बन रहे हो? पीछे ये जंगल देख रहे हो? कितने जंगली जानवर होंगे वहां? बाइनिंग बिंग ने नाखुशी से कहा। फैंग युआन ने यूएसईवाई घूर कर देखा। ऑफ कोर्स मुझे पता है वहां जानवर हैं, लेकिन इसका मतलब वहां जंगली जानवर भी हैं। ए फ्लैट, तुम कितने जंगली जानवरों से निपट सकते हो? क्या होगा अगर हमें जानवरों का कोई झुंड मिल गया तो? क्या होगा अगर जंगली गू वॉर्म्स ने हम पर हमला कर दिया? अगर हमने जंगली जानवरों को मार भी दिया और उनका मांस जहरीला हुआ, तो क्या हम उसी खा सकते हैं? क्या तुम जहरीले गू वॉर्म्स में फर्क कर सकते हो? बाइनिंग बिंग हक्का बक्का खड़ा रह गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। फैंग युआन ने नाक से आवाज निकली। बाइनिंग बिंग बाइक्लैन का जीनियस था, इसलिए उसमें घमंड तो था ही, इसलिए इतना काफी था। अगर वो उसी और लेक्चर देता तो वो अपनी हद पार कर जाता। वो जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया, बर्तन को नीचे उतारा और अपना काला लिबास मेटल के रैक पर डाल दिया ताकि कोयले की बची हुई गर्मी से वो सूख जाए। फैंग युआन ने आगे कहा, रात हो रही है। आज रात यहीं रहते हैं और कल सुबह जंगल में जाकर एक्सप्लोर करेंगे। मैंने खास तौर पर यह जगह चुनी है जिसके 3 तरफ चट्टानें हैं, इसलिए यहां कम ही जंगली जानवर पहुंच पाएंगे, तो ये काफी सेफ है। लेकिन हम लापरवाह नहीं हो सकते, चलो बारी बारी से पहरा देते हैं। ये दो लोगों के होने का फायदा था, फैंग युआन ने मन में सोचा, और चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड और स्काई कैनपी गू को बुलाया। ये दो गू वॉर्म्स मैं तुम्हें फिलहाल के लिए उधार दे रहा हूं। इनसे आदत डाल लो, फैंग युआन ने कहा। वो सिर्फ रैंक 1 इनिशियल स्टेज कल्टिवेशन पर था, इसलिए उसके लिए रैंक 3 गू वर्म इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन था। अ ग्रेट रिकवरी स्पीड और हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस के बावजूद वो एक रैंक 3 गू वर्म की असली ताकत नहीं दिखा सकता था। इससे बेहतर था कि वो इसे रैंक 3 वाले बाइनिंग बिंग को दे दे। बाइनिंग बिंग ने गू वर्म लिया, फैंग युआन को गहरी नजरों से देखते हुए। गू मास्टर्स के बीच गू वॉर्म्स उधार दिए जा सकते थे। गू वॉर्म्स में एक गू मास्टर की इच्छा शक्ति रहती है। जब तक मास्टर मानता है, दूसरे भी गू वर्म से कम्युनिकेट कर सकते हैं और उनकी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, ये उतना सुविधाजनक नहीं होता जितना एक खुद रिफाइन किया हुआ गू वर्म होता है। साथ ही, जब तक असली मालिक चाहे और अपना मन बदल ले, दूसरे लोग तुरंत गू वर्म को कमांड करने की अपनी क्षमता खो देंगे। लेकिन फिर भी गू मास्टर्स बहुत कम ही अपने गू वॉर्म्स दूसरों को उधार देते थे। भले ही वो हालात से मजबूर द फैंग युआन का ये काम एकदम बिंदास था और इसने बाइनिंग बिंग को चौकन्ने कर दिया। चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड। बाइनिंग बिंग ने एक अजीब से भाव के साथ बुदबुदाया जब उसने इस रैंक 3 गू के गहरे सुनहरे खोल को सहलाया। फैंग युआन से लड़ते वक्त इस चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड की वजह से उसने काफी कुछ झेला था। किसने सोचा होगा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब फैंग युआन खुद इसे उसी उधार देगा? जिस तरह से फैंग युआन ने चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड का इस्तेमाल किया था, उसकी एक गहरी छाप उस पर रह गई थी। बाइनिंग बिंग ने फौरन फैंग युआन के तरीके की नकल की और चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड को एक बड़ी तलवार की तरह घुमाया। वक्त वक्त पर वो चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड को लंबा या छोटा करने का सौकटा उसी एक कोड़े की तरह घुमाता। चेनसॉ के चांदी के ब्लेड घूमते और हवा को काट देते, जिससे रोशनी का एक अजीब सा डिस्टॉर्शन पैदा होता। स्काई कैनपी गू। उसने स्काई कैनपी गू को अपने अपचर में डाला और अंदर यूएस पर सफेद चांदी का प्राइमीवल एसेंस डाला। उसकी भुएं उठ गई। फौरन उसका शरीर सफेद रोशनी के एक कवच से ढक गया। किस्मत भी क्या अजीब चीज है। सोचा नहीं था एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तुम्हारा गू इस्तेमाल करूंगा। उसने फैंग युआन की तरफ देखते हुए आ भरी। फैंग युआन चुप था। वो गर्म कोयले के पास एन बैंड करके पालथी मारे बैठा था। उसका ध्यान अपने अपचर पर था, जहां ग्रेड एप्टीट्यूड का पूरा प्राइमीवल सी उसके सामने आ गया था। 90%। उसका एप्टीट्यूड बस 40% से थोड़ा ज्यादा था, और अब ये दुगने से भी ज्यादा बढ़ गया था। भले ही मेरा कल्टिवेशन रैंक 3 से गिरकर रैंक 1 हो गया है,
और मेरी सालों की मेहनत बेकार हो गई, ये सब इसके लायक था। फैंग युआन संतुष्ट था। एक गू मास्टर के कल्टीवेशन के सफर में 3 सबसे जरूरी चीजें थी: एप्टीट्यूड, रिसोर्सेस और गू वॉर्म्स। इन तीनों में से किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए थी। पहले, फैंग युआन के पास सिर्फ सी ग्रेड एप्टीट्यूड था और उसी अपने एप्टीट्यूड की कमी को पूरा करने के लिए हर तरह के रिसोर्सेस और गू वॉर्म्स का सहारा लेना पड़ता था। किंगमाओ पर्वत पर बिताए वो साल काफी मुश्किल और थका देने वाले थे। उसकी कल्टीवेशन स्पीड काफी अच्छी थी, लेकिन ये उसके पास मौजूद हर साधन का इस्तेमाल करने और बड़े खतरे उठाने का नतीजा था। अगर उस वक्त उसका एप्टीट्यूड ग्रेड होता तो उसी एक बिल्कुल अलग नज़ारा देखने को मिलता और वो आराम से रैंक 3 तक पहुंच जाता। किस्मत का क्या खेल है। ए फ्लैट मेरे पास ग्रेड एप्टीट्यूड है, लेकिन गांव जैसा सेफ माहौल नहीं है बढ़ने के लिए। इसके अलावा मेरे पास अब जो रिसोर्सेस और गू वॉर्म्स हैं, उनकी तुलना पहले से नहीं की जा सकती। फैंग युआन अब अपने इलाके से बाहर भटक रहा था और अपनी कमजोर कल्टीवेशन के साथ उसी किसी भी पाल जानलेवा खतरों का सामना करना पड़ सकता था। यह सिचुएशन किंगमाओ पर्वत के सेफ और स्टेबल माहौल से बिल्कुल कंपेयर नहीं की जा सकती थी। और ऑफ कोर्स, आपसी फायदे के लिए आपस में सौदा करने के लिए कोई स्टेबल ट्रेडिंग एरिया नहीं होगा। खुशकिस्मती से हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस के होते हुए रिसोर्सेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो कम से कम रैंक 3 तक पहुंचने से पहले कोई चिंता नहीं होगी। फैंग युआन ने अपने 90% हेर तांबे के प्राइमिवल सी को देखा, जहां एक नीला और सफेद कमल उसके अपचर की गहराइयों में जड़ें जमा चुका था। उसकी पंखुड़ियां स्वस्थ और मोटी थी, एक पवित्र और अमर औरा द रही थी। यह हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस एक रैंक 3 गू था और इसमें विकास की जबरदस्त सहमता थी। इसे रिफाइन करने के लिए ही गू यू क्लैन के फाउंडेशन स्पिरिट स्प्रिंग को बर्बाद करना पड़ा था। ये एक छोटे से पोर्टेबल स्पिरिट स्प्रिंग के बराबर था, और जब फैंग युआन के पास रैंक 3 कल्टिवेशन था, तब ये लगातार फैंग युआन के प्राइमिवल एसेंस को रिकवर करता रहता था। USEYB ग्रेड एप्टीट्यूड की रिकवरी स्पीड देता था। रैंक 3 कल्टिवेशन में सफेद चांदी का प्राइमिवल एसेंस होता है। फैंग युआन अब सिर्फ रैंक 1 इनिशियल स्टेज पर था, जिसमें हरे तांबे का प्राइमिवल एसेंस था। हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस के उसके अपचर में होने से उसकी प्राइमिवल एसेंस रिकवरी स्पीड एकदम तेज हो गई थी। अगर मैं सिर्फ रैंक 1 गो इस्तेमाल करूं, तो मेरी प्राइमिवल एसेंस रिकवरी स्पीड ऐसी होगी कि ऑलमोस्ट खत्म ही नहीं होगी। 1 या 2 रैंक 2 गू वॉर्म्स इस्तेमाल करने से हो सकता है प्राइमिवल सी कम हो, लेकिन रिकवरी स्पीड USEY लगातार बैलेंस करती रहेगी, जिससे वो काफी स्टेबल रहेगा। 1 रैंक 3 गू इस्तेमाल करने से प्राइमिवल एसेंस बहुत तेजी से खत्म होगा और खपत रिकवरी स्पीड से कहीं ज्यादा होगी। मेरा प्राइमिवल सी कुछ ही पलों में पूरी तरह सूख जाएगा। फैंग युआन ने मन ही मन हिसाब लगाया। आखिरकार उसके पास अब सिर्फ हरे तांबे का प्राइमिवल एसेंस था, और वो भी इनिशियल स्टेज का जड़े ग्रीन प्राइमिवल एसेंस था। क्वालिटी बहुत हाई कम थी। हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस के अलावा फैंग युआन के पास और भी गू थे। सबसे पहला था उसका विटल गू स्प्रिंग ऑटम सकाडा। यह रैंक 6 गू अजीब गू की लिस्ट में 7th नंबर पर था। एक बार जब ये किसी का वाइटल गू बन जाता है, तो USEY अपचर से बाहर नहीं निकला जा सकता, और अब यह अपचर के बीच में रहता था। एक और पुनर्जन्म के बाद इसका ऑरा पहले जैसा नहीं था। इसकी चमकदार पीली हरी रोशनी पूरी तरह से जा चुकी थी और अब यह बेजान और बहुत कमजोर लग रहा था। यह अपना रूप छुपा रहा था, और जैसे जैसे समय बीतता, यह चुपके से समय की नदी से समय सोखता रहा और आराम करने का एक और दौर शुरू किया। फैंग युआन ने अंदर ही अंदर समझा, मैं थोड़े टाइम के लिए स्प्रिंग ऑटम सकाडा को बिल्कुल उस नहीं कर सकता। इतनी खतरनाक हालत में अगर मैंने उस किया, तो ये समय की नदी में समा जाएगा और मैं सेल्फ डेटोनेट करके अपनी जान दे रहा हूंगा। स्प्रिंग ऑटम सकाडा के दबाव के बिना दूसरे गू वॉर्म्स अपनी प्रवृत्तियों को आजादी से बाहर निकल सकते थे। रैंक 2 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म के मोटे से शरीर के चारों तरफ 4 तरह की रोशनियां चमक रही थी जब वो प्राइमिवल सी की सतह पर तैर रहा था, पाल का आनंद ले रहा था। कार्प फॉसल जैसा दिखने वाला हिडन स्केल्स गू शांति से समुद्र के तला पर पड़ा था, प्राइमिवल सी के पानी को अपनी परतों को साफ करने दे रहा था। एक काला कीड़ा जिसके सिर पर लोहे के डू चिमटेदार समुद्र के ऊपर हवा में उड़ रहा था, यह प्लंडर गू था। और उसी तरह उसके साथ चक्कर लगाता हुआ और मस्ती करता हुआ था यिन यांग रोटेशन गू का सफेद कवच वाला यांग गू। रैंक 4 ब्लड स्कल गू समुद्र की गहराइयों में पड़ा था, उसकी सतह पर कभी कभी खून की लाल रोशनी चमक जाती थी। जहां तक दूसरे गू वॉर्म्स की बात है, ब्लड मून गू फैंग युआन की हथेली पर एक लाल अर्धा चंद्र के निशान में बदल गया था। अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास गू फैंग युआन के कानों में से एक बन गया था और आमतौर पर दिखता नहीं था।
टूजिटा फ्लावर फैंग युआन की जीभ पर एक टैटू की तरह रहता था। स्काई कैनपी गू और चेनसो गोल्डन सेंटिपीड बाइनिंग बिंग को उधार दिए गए थे। गिनती करने पर फैंग युआन के पास कुल 12 गू वॉर्म्स थे। ये सच में एक बहुत बड़ी संख्या थी। आमतौर पर एक लो लेवल गू मास्टर के पास 2 या 3 गू होना नॉर्मल बात थी। जब कोई रैंक 4 या 5 तक पहुंचता तो वो इस संख्या को 4 या 5 तक बढ़ा देते। यहां तक कि डिवाइन इन्वेस्टिगेटर टाई जू लेंग ने भी लगभग 7 गू हाई पाले थे। गू यू फर्स्ट हेड या लॉर्ड स्काई क्रेन से धोखा मत खाना, दोनों स्पेशल केस दी और सदियों की जमा पूंजी वाले पुराने राक्षस थे। फैंग युआन के पास जितने गू वॉर्म्स दी वो आम गू मास्टर से 3 से 4 गुना ज्यादा थे। ज्यादा संख्या का मतलब गू मास्टर्स पर बड़ा आर्थिक बोझ और उन्हें मैनेज करने और पालने का दबाव था। फैंग युआन ने शायद अपने गू ध्यान से चुने थे और ज्यादातर को पालना आसान था, लेकिन तुसीता फ्लावर में अब सीमित सामान और रिसोर्सेस के साथ फैंग युआन पर एक बड़ा बोझ था। इस बोझ का सबसे ज्यादा असर 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म पर पड़ रहा था क्योंकि उसका खाना अच्छी शराब थी। टूजिटा फ्लावर में काफी शराब राखी थी, लेकिन वो 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म को सिर्फ आधे साल तक हाई सपोर्ट कर सकती थी। मुझे अगले 6 महीनों के अंदर शराब का नया सोर्स ढूंढना होगा, वरना मेरे पास 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म को रिवर्स रिफाइन करके वापस लिकर वर्म बनाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। अगले नंबर पर था प्लंडर गू। प्लंडर गू का खाना ढूंढना मुश्किल था और उसके लिए तुसीता फ्लावर में रखा गया खाना सिर्फ 5 महीने तक ही चल सकता था। फिर थी अर्थ कम्युनिकेशन ईयरग्रास। अर्थ कम्युनिकेशन ईयरग्रास का खाना जिनसेंग की जड़ें थी, लेकिन शुक्र है कि तुसीता फ्लावर में इसकी काफी मात्रा थी, जो उसी 1 साल तक सपोर्ट करने के लिए काफी थी। जहां तक ब्लड स्कल गू और ब्लड मून गू की बात है, दोनों को खून की जरूरत थी जिसके बारे में ठीक से सोचना पड़ेगा। और यिन यांग रोटेशन गू के लिए अगर वो पूरे होते और एक पूरा ताइजी लाइट स्फीयर बनाते तो वो यिन और यांग की के ट्रांसफॉर्मेशन से अपना पेट भरने में सक्षम होते। लेकिन अब सिर्फ यांग गू बचा था। फैंग युआन को कुछ समय निकाल कर उसी छोड़ना होगा और उसी हवा में मौजूद यांग की को सोखने देना होगा। इस यांग गू को पालना बहुत जरूरी था। सिर्फ यांग गू के साथ हाई फैंग युआन बाइनिंग बिंग को दबा सकता था, एक सस्ता बॉडीगार्ड और जीने की गारंटी हासिल कर सकता था। इसका मतलब था कि फैंग युआन ऐसे ही पहाड़ों और जमीन के नीचे की गुफाओं में नहीं जा सकता था। अगर किसी खास हालत में वो फंस गया जहां यांग की मौजूद ना हो, तो यांगू भूख से मर जाएगा और उस वक्त बाइनिंग बिंग अपने पूरे गुस्से और निराशा में फैंग युआन का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। कुल मिलाकर फैंग युआन अब एक अजीब सी सिचुएशन में फंसा था। उसके पास बहुत सारे हाई रैंक गू, रैंक 3, रैंक 4 और यहां तक कि एक रैंक 6 गू भी। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि उसके पास सिर्फ रैंक 1 कल्टिवेशन था। उसके लिए अब हाई रैंक गू इस्तेमाल करना काफी मुश्किल और असुविधाजनक था। सबसे जरूरी बात यह थी कि उसके पास हीलिंग और मूवमेंट एबिलिटीज वाले गू की सख्त कमी थी। अब मुझे जो करना है वो है कुछ जंगली गू वॉर्म्स इकट्ठा करना और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। काश मेरी किस्मत अच्छी हो और मुझे कोई सूटेबल गू मिल जाए। शटल सॉर्टफिश के झुंड से बच निकलना मेरी अच्छी किस्मत मानी जा सकती है, लेकिन हर बार मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती। जब फैंग युआन ने अपने विचारों को आयोजित कर लिया तो उसने धीरे धीरे अपनी ईण खोली एक गंभीर भाव के साथ। जब उसने अभी ईण खोली ही थी, उसने देखा कि बाइनिंग बिंग उसके हाथ में एक सफेद अंडे का छिलका लिए उसकी तरफ आ रहा है। ये देखो, मैं बस चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड को ट्री कर रहा था और जमीन में ड्रिल किया, पर सोचा नहीं था कि इस बीज के नीचे एक अंडा छुपा होगा। अफसोस कि ये चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड से टूट गया, बाइनिंग बिंग ने कहा। यह अंडा एक वॉश बेसिन के आधे साइज का था और सफेद अंडे का छिलका पूरी तरह से टूट गया था और उसमें सिर्फ थोड़ी सी जर्दी बची थी। फैंग युआन ने इस अंडे के छिलके पर सिर्फ एक नजर डाली और उसका चेहरा तनावपूर्ण हो गया। गड़बड़ हो गई, ये तो 6 पैर वाले मगरमच्छ का अंडा है। कहीं ये बीच इन CHEH पैर वाले मगरमच्छों के अंडे देने की जगह तो नहीं? वो तेजी से खड़ा हुआ। जल्दी करो, चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड का इस्तेमाल करो और चेक करो कि इस बीच में और ऐसे अंडे तो नहीं हैं। बाइनिंग बिंग की नजर कांप गई और उसने फैंग युआन के पीछे इशारा किया। बहुत देर हो चुकी है, देखो। फैंग युआन पलटा और उसने देखा कि सैकड़ों मुर्दा लकड़ियां नदी से बीच की तरफ तैर कर आ रही थी। मुर्दा लकड़ियां किनारे आई और उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। वो सब विशाल मगरमच्छ थे। इन मगरमच्छों के मोटे खोल, तेज दांत और 3 जोड़ी पैर थे। इस वक्त उनकी खून से भरी ईण बाइनिंग बिंग को घूर रही थी। 6 पैर वाले मगरमच्छों का झुंड। बाइनिंग बिंग ने अनजाने में मगरमच्छों की घूर के नीचे अपना हाथ ढीला कर दिया। सफेद अंडे का छिलका रेत पर गिर गया और टूटते हुए उसमें बची थोड़ी सी जर्दी भी रेत में समा गई।
हिस। 6 पैर वाले मगरमच्छ गुस्से में हिस की आवाज निकालने लगे और अपने 6 पैरों पर अन 2 नौजवानों की तरफ दौड़ पड़े। उसी वक्त किंग माओ पर्वत पर गुयू गांव के पुराने स्थल पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी और हर जगह ग्लेशियर्स बन गए थे। लोगों का एक झुंड बर्फ पर ऐसे खड़ा था जैसे इस सफेद दुनिया में लोहे की कीलें ठोक दी गई हो। पिताजी। टाइरुओ नन बर्फ पर घुटने टेक कर बैठ गई और आंसुओं से भरी आंखों से अपने पिता का नाम पुकारा। 5 से 6 दिन पहले टाइजू लेंग की गुयू फर्स्ट हेड के साथ एक घमासान लड़ाई हुई थी, लेकिन जब वो मौत के दरवाजे पर उन्होंने अपनी बेटी की सुरक्षा को ध्यान में रखा और माउंटेन जायंट पपेट गू और आयरन फिस्ट ग्रैपलिंग गू को भेजे दिया। माउंटेन जायंट पपेट गू एक तांबे के मस्क में बदल गया और टाइरुओ नन के चेहरे को ढक लिया, उसकी रक्षा करते हुए। आयरन फिस्ट ग्रैपलिंग गू एक विशाल हाथ में बदल गया, यूएसईवाई किंग माओ पर्वत की यूएस गड़बड़ी से दूर ले गया। हालांकि ये दोनों पहले हाई ब्लड फ्रेंजी गू से संक्रमित हो चुके थे और अपना काम पूरा करने के कुछ ही देर बाद खून के एक तालाब में बदल गए थे। टाइरुओ नन पागलपन की हालत में किंग माओ पर्वत की तरफ भागी, लेकिन रास्ते में उसी जानवरों के एक झुंड ने घेर लिया। उसकी इस बड़ी मुसीबत के पाल में टाई परिवार की मदद पहुंच गई। वो टाई ज़ुलेंग की वजह से आए थे। टाई ज़ुलेंग हमेशा मामलों को गंभीरता से अंजाम देते थे। सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने क्लैन को मदद के लिए एक चिट्ठी भेजी थी। टाइरुओ नन मददगारों की मदद से यहां पहुंच पाए, लेकिन जो दृश्य उसके सामने था वो बर्फ से भरा एक पहाड़ था जहां सारे जीव जम चुके थे और उसके पिता का कोई निशान नहीं था। उसने और टाई परिवार के मददगारों ने कई दिन और रात तक खोज की और आखिरकार इस कठोर सच्चाई को स्वीकार कर लिया। डिवाइन इन्वेस्टिगेटर गिर चुके थे, उसके पिता मर चुके थे। पिताजी। टाइरुओ नन एक फटी हुई आवाज में चिल्लाई, उसकी आवाज में हद से ज्यादा दुख भरा था, जैसे किसी जंगली हंसी का रोना। डिवाइन इन्वेस्टिगेटर युंग में शहीद हुए, ये टाई परिवार के एक मर्द की शान है। लेडी रुओ नन, मेरी सहानुभूति आपके साथ है, उसके पीछे खड़े एक नौजवान गू मास्टर ने दिलासा दिया। बर्फीले जमीन पर टाइरुओ नन घुटनों के बाल बैठी थी और उसकी रोटी हुई आवाज कमजोर पड़ती जा रही थी। उसके कंधे कांप रहे थे और उसकी मुठ्ठियां इतनी कास के बांधी हुई थी कि उसके हाथों में बर्फ पिघल कर पानी बन गई थी। नौजवान गू मास्टर ने तेवर चढ़ाए, आगे कहते हुए, पिछले कुछ दिनों में हमने पूरे युद्ध क्षेत्र को छान मारा है। हमें कुछ निशान मिले हैं और ऐसा लगता है कि कुछ लोग इस युद्ध क्षेत्र से बच निकलने में कामयाब रहे। डिवाइन इन्वेस्टिगेटर की चिट्ठी में ब्लड सी इनहेरिटेंस के बारे में लिखा था। मुझे चिंता है कि जिस डिमोनिक गू मास्टर ने ब्लड सी इनहेरिटेंस हासिल किया है वो अनबच निकलने वालों में से हो सकता है। जब टाइरुओ नन ने यह सुना तो उसने रोना बैंड कर दिया। वो बर्फीली जमीन से खड़ी हुई, ठंडी हवा चल रही थी और उसके थके हुए चेहरे पर दृढ़ निश्चय दिख रहा था। मेरे पिता के खून का बदला हर चीज से बढ़कर है। कातिल जो भी हो, मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी। नौजवान लड़की की आवाज फटी हुई थी, लेकिन जब वो बोली तो उसकी निगाहें और लहजा बहुत दृढ़ हो गए। नौजवान गू मास्टर ने आह भरी, जांच तो जरूर करनी पड़ेगी। हमारे टाई परिवार के लोग अन्याय के साथ नहीं मर सकते। लेकिन लेडी रुओ नन, आपको जाने की जरूरत नहीं है। यहां आने से पहले क्लैन लीडर ने पहले ही हमें बता दिया था कि आपको सुरक्षित गांव वापस ले जाना है। टाइरुओ नन ने अपनी अड़ी चौड़ी करके घूरा, क्या मुझे दूर भेजने की सोचना भी मत। नौजवान गू मास्टर मुस्कुराया, आसमान की तरफ देखते हुए। नीले आसमान में कुछ बादल तैर रहे थे। टाइरुओ नन कुछ और बहस करने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई। तुम। उसके बाद पूरी करने से पहले ही उसकी आंखें बैंड हो गई और वो नरमी से बर्फ पर गिर पड़ी, सो गई। गी, नौजवान गू मास्टर ने पुकारा। यही हूं। मैं तुम्हारे ग्रुप को हुक्म देता हूं कि लेडी रुओ नन को सुरक्षित वापस पहुंचाओ। जी। गी हिचकिचाया। तो आपका क्या, यंग मास्टर? वे? मुझे तो येलो ड्रैगन रिवर के साथ साथ जाकर उनका पीछा करना है, नौजवान गू मास्टर ने घमंड से हेस्ट हुए कहा। येलो ड्रैगन रिवर का पानी उफान पर था और हवाएं चल रही थी जब सैकड़ों 6 पैर वाले मगरमच्छ बीच पर चढ़ आए और फैंग युआन और बाइनिंग बिंग पर हमला कर दिया। डैम इट! बाइनिंग बिंग ने दांत पीस लिए, अपने दिल में एक भारी दबाव महसूस करते हुए। अगर पहले जैसी बात होती तो ये मगरमच्छों का झुंड उसके लिए कुछ भी नहीं था। एक आइसब्लेड स्टॉर्म और उनका काम तमाम हो जाता। लेकिन अब उसके पास सिर्फ स्काई कैनपी गू और चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड और साथ हाई नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फजीक भी नहीं था। उसकी नीली इल्लू ने तेजी से आसपास के माहौल को देखा और बाइनिंग बिंग ने गाली दी, क्या बढ़िया जगह चुनी है तुमने। 3 तरफ से चट्टानें हैं, हम भागेंगे कैसे? इतना घबरा क्यों रहे हो?
ये सिर्फ 100 जानवरों का झुंड है, 1000 का नहीं, वरना हम तो गए काम से। 100 जानवर मतलब अभी भी जीने का चांस है, हम इन सबको मार सकते हैं। फैंग युआन ने तेजी से अपने कपड़े, रैक्स, मेटल के बर्तन समेटे और बाइनिंग बिंग के पीछे चला गया। फैंग युआन बहुत कॉन्फिडेंट था, जिससे बाइनिंग बिंग के दिल को थोड़ी सी राहत मिली। घूर क्या रहे हो? जाओ उन्हें मारो। फैंग युआन ने उसकी तरफ नजर डाली, उसी उकसाते हुए, मैंने तुम्हें गू वॉर्म्स उधार क्यों दिए हैं? भूलना मत मेरे पास यांगू है। कमीन। बाइनिंग बिंग ने गुस्से से घूरा, उसका दिल जल रहा था जब उसने गाली दी। कोई नहीं जानता था कि वो 6 पैर वाले मगरमच्छों को गाली दे रहा था, फैंग युआन को या दोनों को। लेकिन जो भी हो, उसने चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड को पकड़ा और आगे बढ़ गया। बिज बिज बिज। आर्या तेजी से घूमने लगी और एक रैंक 3 गू वर्म की आक्रामकता दिखाई दी, जिससे 6 पैर वाले मगरमच्छ अपने कदमों पर रुक गए। बदसूरत कीड़ों का झुंड। बाइनिंग बिंग हंसा, आगे बढ़ा और वार किया। एक 6 पैर वाला मगरमच्छ उसके पेट पर लगा, चिल्लाते हुए जब चिंगारियां निकली और आर्यों से 2 टुकड़ों में कट गया। ताज़ा खून बाइनिंग बिंग के चेहरे और कपड़ों पर उछला, और खून की यूएस उत्तेजना से उसके चेहरे पर लड़ने का जज्बा साफ दिखने लगा। एस विशेस विशेस विश। चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड ने काटा और चीरा, जैसे कोई टॉर्नेडो गुजर गया हो। 20 के करीब 6 पैर वाले मगरमच्छ एक के बाद एक मर गए। सिचुएशन फौरन बेहतर हो गई, लेकिन फैंग युआन का चेहरा गंभीर हो गया, जोर से चिल्लाते हुए, मगरमच्छ की पीठ से बचो और उनके पेट पर हमला करो। हा, क्या जबरदस्त गूवर्म है, आइस ब्लेड गू से कहीं बेहतर। मजा आ गया। बाइनिंग बिंग ने यूएसईवाई अनदेखा किया और जोर से हंसा। भले ही वो एक औरत बन गया था और एक बर्फ की परी जैसी खूबसूरत था, लेकिन जब भी वो लड़ता, उसकी मर्दानी प्रवृत्तियां उसी एक जंगली जुनूनी बना देती थी। लेकिन आखिरकार उसके हमले धीमे और कमजोर होने लगे। ये क्या हो रहा है? पहले मैं एक ही झटके में मगरमच्छ को 2 टुकड़े कर पा रहा था, लेकिन अब 3 वार के बाद भी सिर्फ उसी बुरी तरह जख्मी कर पा रहा हूं। बाइनिंग बिंग ने चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड को उठाया और देखा, तो पता चला कि आरियां कुछ हद तक मुड़ गई थी और उनकी धार काफी कम हो गई थी। वो पैदाइशी होशियार था, फौरन फैंग युआन की सलाह के बारे में सोचा और अपनी जबान से TSK की आवाज निकली। एक बड़ा 6 पैर वाला मगरमच्छ यूएस पर झपटा और कूड़ा। उसने अपना बड़ा, खूनी मुंह खोला और बाइनिंग बिंग को अपनी परछाई से ढक लिया। तू मौत को दावत दे रहा है। बाइनिंग बिंग ने अपने छोटे से शरीर को घुमाया, चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड को उठाया और मगरमच्छ के पेट पर वार किया। फ्यू। एक हल्की सी आवाज के बाद 6 पैर वाले मगरमच्छ का पेट कट गया, एक गहरा घाव बन गया। ये बदकिस्मत 6 पैर वाला मगरमच्छ अभी भी हवा में था जब उसके घाव से बहुत सारा खून बह निकला और उसकी आंतें बाहर आ गई। एक थपके के साथ वो बीच पर गिरा, रेत को लाल करते हुए। उसका शरीर कुछ बार थरथराया और फिर पूरी तरह शांत हो गया। वो पूरी तरह मर चुका था। इतना आसान? ऐसा असर देखकर बाइनिंग बिंग ने हैरानी से अपनी भुहें उठाई। 6 पैर वाले मगरमच्छ की पीठ कवच जैसी सख्त थी, लेकिन तुलना में उसका पेट बहुत नरम था। उसका सफेद पेट उनकी कमजोरी थी। 500 साल के अनुभव के साथ फैंग युआन को ऐसी जानकारी साफ पता थी। लेकिन बाइनिंग बिंग किंग माओ पर्वत पर पैदा हुआ था, कभी बाहर नहीं गया था और उसकी शिक्षा भी सीमित थी, इसलिए उसे ज्यादा कुछ नहीं पता था। हाओ! मगरमच्छ चिल्लाए। जब दर्जनों मगरमच्छ मारे गए, तो जंगली जानवर क्रोधित हो गए और मौत के खतरे में जंगली होने लगे। अनगिनत लाल ईंट ने बाइनिंग बिंग को नफरत से घूरा। जंगली जानवरों की बुद्धि सीमित होती है। लाइटनिंग लाइकन के पास इंसानी बुद्धि थी, लेकिन वो जंगली जानवरों की कई प्रजातियों में एक अपवाद था। ये जंगली जानवर हमेशा सबसे खतरनाक दुश्मनों को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं और सबसे पहले उन्हें ही खत्म करते हैं। जहां तक फैंग युआन की बात थी जो पीछे खड़ा था, उन्होंने उसी नजरअंदाज कर दिया। आओ! बाइनिंग बिंग आगे बढ़ा। वो जिद्दी इंसान नहीं था और यूएस एक वार के बाद उसने फौरन अपनी टैक्टिक्स बदल दी। सेंटिपीड की पूंछ ने बीच पर छेड़ किया, उसका शरीर सिकुड़ा, फिर फैला और आरियों से मैदान में वार किया। 6 पैर वाले मगरमच्छों के पेट आराम से कट गए, खून और आंतें बाहर निकलने लगी। एक के बाद एक मगरमच्छ गिरते गए जब बाइनिंग बिंग अपनी मर्जी से उन्हें मार रहा था। जिस हिसाब से ये चल रहा है, मगरमच्छों के झुंड से डरने की कोई बात नहीं। असली खतरा ये जानवरों का झुंड नहीं, बल्कि फैंग युआन है। जैसे जैसे सिचुएशन बेहतर हुई, बाइनिंग बिंग अपने मन में सोचने लगा, उसके मन में दूसरे ख्याल आने लगे। यांगू फैंग युआन के हाथों में था, जिसके कारण बाइनिंग बिंग बंधा हुआ था और उसी फैंग युआन की बात माननी पड़ रही थी।
लेकिन वो बाई क्लैन का जीनियस था, इसलिए उसके दिल में बहुत घमंड था। वो इसके आगे कैसे झुक सकता था? अगर मैं फैंग युआन को मार दूं तो क्या मुझे वो यांगू मिल पाएगा? बाइनिंग बिंग की आंख में ठंडी चमक आ गई जब ये ख्याल उसके दिमाग में आया। लेकिन जैसे ही ये ख्याल आया, उसने उसी झटक दिया। वो फैंग युआन को उतना ही समझता था जितना खुद को। फैंग युआन के व्यक्तित्व के साथ, जो लोहे जैसा सख्त था, और उसके बेरहम तरीकों और सोची समझी चालों के साथ, अगर वो सच में मरने वाला होता तो वो यांगू को 100% नाश्त कर देता। कोई दूसरी संभावना नहीं थी। और तो और, मेरे पास एक भी गू वर्म नहीं है। स्काई कैनपी गू, चेनसो गोल्डन सेंटरपीड, ये सब उसके हैं। नहीं, चाहे जो भी हो, मुझे अपने खुद के गू वॉर्म्स हासिल करने ही होंगे। फैंग युआन के होठ मुड़ गए। वो जंग के मैदान को घूर रहा था। बाइनिंग बिंग की हरकतें धीमी हो गई थी जबकि उसकी ईर्ष्या और चमकने लगी थी, और उसने ये सब देख लिया था। उसके छोटे छोटे ख्यालों के बारे में फैंग युआन को सब साफ पता था। उसी इसमें कोई अजीब बात नहीं लगी। वो बाइनिंग बिंग की मजबूरी समझता था। अगर वो उसकी जगह होता तो उसके मन में भी यही ख्याल आते। वो दोनों हाई घमंडी लोग वो कैसे किसी के नीचे दब सकते थे और किसी दूसरे की कठपुतली बन सकते थे? लेकिन हालात इंसान से बड़े होते हैं, तो क्या हुआ अगर वो जीनियस है? ही। फैंग युआन मन हाई मन ठंडी हंसी हंसा। फैंग युआन को पूरा भरोसा था। उसके हाथ में इतना मजबूत पत्ता था कि बाइनिंग बिंग एक जाल में फंसी तितली जैसा था। शुरुआत में छटपटाना स्वाभाविक था, लेकिन आखिरकार वो उसके हाथों में आ ही जाएगा, सिचुएशन समझ जाएगा और पालतू बन जाएगा, एक काम का मोहरा बन जाएगा। जंग जारी रही। बड़ी संख्या में 6 पैर वाले मगरमच्छ इस बीच पर पड़े थे। बाइनिंग बिंगजो जोर से सांस ले रहा था, पसीने से तरबतर था और उसके हमले धीमे पड़ गए थे। स्टैमिना खत्म। ताकत हमेशा से उसकी कमजोरी थी। जब वो फैंग युआन से लड़ रहा था तो कई बार 2 सुअरों की ताकत के कारण उसी नुकसान उठाना पड़ा था। फ्लैट जब वो 1 घंटे से लड़ रहा था तो उसका स्टैमिना खत्म हो रहा था। आखिरकार वो बंबू के राफ्ट पर बहते हुए लगभग 5 दिन तक सोए नहीं थे, और आराम के बाद भी रिकवर होने के लिए ये बहुत कम था। जो चीज उसी और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही थी वो थी उसके सीने पर वो 2 उभार। हर बार जब वो हिलता, ये 2 बोझ भी साथ में हिलते, जिससे यूएसईवाई बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। फैंग युआन, तुम मदद नहीं करोगे क्या? उसने हौंफते हुए पुकारा। ऐसा कहते हुए वो एक 6 पैर वाले मगरमच्छ के हमले से बाल बाल बचा, अपने कमजोर घुटनों पर जोर डालते हुए खड़ा हुआ। फैंग युआन ने ठंड से कहा, अगर मैं मदद करने आया तो सारे मगरमच्छ मुझ पर टूट पड़ेंगे। तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? अगर मैं मर गया तो तुम्हें यांगू कभी नहीं मिलेगा। 3 CHEH पैर वाले मगरमच्छ उसके पास आए और बाइनिंग बिंग के पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। वो इतना थक गया था कि बेहोश होने वाला था। उसका स्टैमिना अपनी हैडन तक पहुंच गया था और उसकी एड़ी के सामने अंधेरा छा रहा था। चेनसो गोल्डन सेंटरपीड और भी भारी लगने लगा, लगातार उसी जमीन की तरफ खींच रहा था। उसने दांत पीस लिए। फैंग युआन, अगर मैं मर गया तो क्या तुम जिंदा रह पाओगे? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूं। फैंग युआन ने चट्टान से आराम से पीठ टिकाई। जैसे ही उसने सोचा, एक ब्लड मून गू उसकी हथेली से निकलकर बाइनिंग बिंग की तरफ उड़ गया। ये लो, और इसका ठीक से इस्तेमाल करना। ब्लड मून गू मूनलाइट गू से निकला था, इसलिए बाइनिंग बिंग इससे बहुत परिचित था। कुछ ही बार इस्तेमाल करने पर उसी इसकी आदत हो गई और चमकदार लाल मूनब्लेड्स ने सिचुएशन को संभाल लिया। लेकिन अच्छी सिचुएशन ज्यादा देर नहीं चली, और भले ही बाइनिंग बिंग ने अपनी पकड़ वापस बना ली थी, उसका प्राइमेवल एसेंस कम होने लगा था। एक आम रैंक 3 गू मास्टर को जानवरों के झुंड से निपटने के लिए उन्हें दूर से हमला करने की टैक्टिक्स अपनानी पड़ती हैं। प्राइमेवल स्टोन्स का इस्तेमाल करके अपने प्राइमेवल एसेंस को रिकवर करते हुए बाइनिंग बिंग का उनसे सीधा सीधा भिड़ने का तरीका और अब तक टिक पाना ही अपने आप में कमाल की बात थी। अगर एक गू मास्टर का प्राइमेवल एसेंस सूख जाए तो उसकी लड़ने की ताकत एकदम नीचे गिर जाती है। बाइनिंग बिंग ने अपने पीछे की चट्टान की तरफ देखना शुरू कर दिया, सोचने लगा कि क्या यहां से बचने का कोई रास्ता है। जब उसने फैंग युआन का लापरवाह चेहरा देखा, जो चट्टान से टिक कर बैठा था, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया, गाली देते हुए, फैंग युआन, मैं आगे लड़ रहा हूं और तुम पीछे बैठकर तमाशा देख रहे हो। फैंग युआन ने नाक से आवाज निकली, पिछला नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक, महान बाइनिंग बिंग, 100 जानवरों के झुंड से भी नहीं निपट सकता। बाइनिंग बिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर था, अगर हिम्मत है तो तुम जाके लड़ो। फैंग युआन ठंडी हंसी हंसा, अगर मेरे पास रैंक 3 कल्टिवेशन होता
तो इन सब 6 पैर वाले मगरमच्छों को खत्म करने के लिए मैं अकेला ही काफी था, मुझे तुम्हारी जरूरत ही क्यों पड़ती। बाइनिंग बिंग जोर से सांस लेने लगा, उसके नाक से धुआं निकल रहा था। फैंग युआन ने गंभीरता से कहा, बाइनिंग बिंग, मैं देख सकता हूं कि तुम्हें बिना सोचे समझे लड़ने की आदत है। तुम पहले नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक द, लेकिन अब तुम अपग्रेड हो 90% के साथ। अगर तुम अब भी ऐसे ही लड़ते रहे तो तुम्हारा प्राइमेवल एसेंस जरूर कम पड़ जाएगा। एक बेहतरीन गू मास्टर अपने प्राइमेवल एसेंस का सबसे कौशल से इस्तेमाल करता है, एक बूंद भी बर्बाद नहीं करता। ए फ्लैट से मेरे निर्देशों के अनुसार लड़ो। तुम्हारा लड़ने का तरीका बहुत बेढंगा है, तुम्हें अब और भी सावधानी से काम लेना होगा। हाँ, बाइनिंग बिंग के होठ फड़के, मेरा लड़ने का तरीका ठीक नहीं है? तुम्हें पता है क्लैन लीडर और बुजुर्गों ने कितनी बार मेरी तारीफ की है, मुझे बाई क्लैन का नंबर 1 कुशल योद्धा कहा है। अनानारियों के झुंड से क्या कंपेयर करना। ध्यान से सुनो। बाइनिंग बिंग ने 3 बार ठंडी हंसी हंसी, लेकिन फैंग युआन बोलता रहा। उसकी आवाज बाइनिंग बिंग के कानों में पड़ रही थी। पहले तो वो बेपरवाह था, लेकिन आखिरकार उसके चेहरे का भाव बदल गया। ये तुच्छ समझने से गंभीरता में बदला और आखिर में बहुत ज्यादा गंभीर हो गया। फैंग युआन की बातें एकदम निशाने पर लगी। हर शब्द में गहरा मतलब था, जो उसकी नाकामियों को एकदम सही तरीके से बयान कर रहा था। ये उसके 500 साल की जिंदगी का निचोड़ था, समय के साथ जमा हुई अनुभव का सार। ये कैसे हो सकता था कि इस नौजवान, भोले और मासूम लड़के को हद से ज्यादा झटका ना लगे। फैंग 500 युआन साल जिया था, इसलिए वो एक लोमड़ी की तरह चालाक था। उसका अनुभव ऐसा था जिसका मुकाबला फर्स्ट जेन गुयू या स्काई क्रेन लॉर्ड भी नहीं कर सकते थे। ये दोनों बूढ़े लगभग 1000 साल जिए थे, लेकिन उनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा गहरी नींद में गुजरा था, अपनी आखिरी सांस बचाए रखते हुए। उनका असली जीने का दौर ज्यादा से ज्यादा 200 से 300 साल का ही था। अगर ये कोई और समय होता तो बाइनिंग बिंग फैंग युआन की सलाह सुनकर उसी सिर्फ एक मजाक समझता। वो एक घमंडी जीनियस था, भले ही वो हैरान होता, वो उसकी बात नहीं मानता। लेकिन अब मगरमच्छों के दबाव का सामना करते हुए उसका शरीर ना चाहते हुए भी वही करने लगा जो उसने कहा था, और इसका तुरंत असर दिखा। 6 पैर वाले मगरमच्छ मरते रहे, लेकिन उसकी हालत में बहुत सुधार हुआ। उसका प्राइमेवल एसेंस और स्टेमिना खत्म हो चुके थे, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें ध्यान से इस्तेमाल करना शुरू किया और अपने बेमतलब के हमले कम किए जबकि हमले का असर बढ़ाया, इससे उसका प्राइमेवल एसेंस और स्टेमिना लड़ाई के बीच धीरे धीरे रिकवर होने लगे। 15 मिनट बाद, जब 6 पैर वाले मगरमच्छों के झुंड का कम से कम आधा हिस्सा जख्मी हो चुका था और जमीन पर 200 से ज्यादा लाशें पड़ी थी, उन्होंने आखिरकार हमला करना बैंड कर दिया और पीछे हटने लगे। जल्द ही एक बड़ा शरीर पानी के नीचे से ऊपर आया। उसके 2 पंक्तियों में तेज, ब्लेड जैसे दांत थे। उसकी पीली, खड़ी पुतलियों में बाइनिंग बिंग का शरीर झलक रहा था, जबकि उससे एक ठंडी, मारने की नीयत निकल रही थी। ये 6 पैर वाला मगरमच्छ राजा था। 100 जानवरों के राजा का लेवल, ग्रैंड क्रोकोडाइल किंग। दूसरे 6 पैर वाले मगरमच्छों से अलग, ये मगरमच्छ राजा एक याक की तरह बड़ा था, और ये 6 पैरों पर नहीं खड़ा था, बल्कि सिर्फ अपने 2 पिछले पैरों से चलता था। ये इंसानों की तरह चलता था। इसकी पीठ एक भालू की तरह मोटी थी, और एक शल्क वाली पूंछ बीच पर एक लकीर खींच रही थी। जो बाकी के 4 पैर आजाद वो पंजे की शक्ल में थे। 4 हाथों की तरह वो मोटे थे और उनकी मांसपेशियां पत्थर जैसी सख्त थी। बाइनिंग बिंग ना चाहते हुए भी कड़वी हंसी हंस पड़ा। अगर वो इस 100 जानवरों के राजा से अकेले लड़ता तो वो जीत सकता था, लेकिन अब जब वो एक घमासान लड़ाई से गुजरा था और उसके पास बहुत कम प्राइमेवल एसेंस और स्टेमिना बचा था, वो इस 100 जानवरों के राजा से, जो बिल्कुल ठीक हालत में था, नहीं निपट सकता था। लेकिन तभी फैंग युआन की आवाज उसके पीछे से आई, पकड़ो। एक नीली और सफेद रोशनी उसके अपचर में घुसी, एक कमल में बदलकर उसके अपचर समुद्र में गहरी जड़ें जमा ली। फौरन उसका प्राइमेवल सी का लेवल बढ़ने लगा। बाइनिंग बिंग हैरान और खुश था। ये कौन सा गू है? हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस, फैंग युआन ने कहा। तो ये है हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस। कोई हैरानी नहीं कि फर्स्ट जेन गुयू को ये चाहिए था। बाइनिंग बिंग ने फिर से आह भरी, फिर गाली दी, तुम्हारे पास ऐसा गू था तो तुमने मुझे ये पहले उधार क्यों नहीं दिया? फैंग युआन हल्के से हंसा, अपनी ही धुन में बात करते हुए, शुक्र है ये सिर्फ 100 जानवरों का राजा है। याद रखना, इसकी कमजोरी सीने के पास की वो सफेद खाल है। ऐसा कहते हुए उसका शरीर पानी पर लहरों की तरह धुंधला हो गया और वो धीरे धीरे गायब हो गया। उसने स्टेल्थ स्केल गू को एक्टिवेट किया। शातिर और मक्कार, बाइनिंग बिंग ने गाली दी,
फिर अपनी नज़र ग्रैंड क्रोकोडाइल किंग पर केंद्रित की। उसने देखा कि उसके सीने पर सच में एक सफ़ेद खाल थी, लेकिन वो सिर्फ चेहरे के साइज की थी और उसके चारों हाथों से सुरक्षित थी। वो इस जगह पर आसानी से कैसे हमला कर सकता था? हाओ? ग्रैंड क्रोकोडाइल किंग गुर्राया और बाइनिंग बिंग पर झपटा। बाइनिंग बिंग ऐप सिर्फ खुद पर ही निर्भर था और जमीन पर इधर उधर लुढ़क कर बचने की कोशिश कर रहा था, वार से बचते हुए, और साथ ही अपनी कलाई भी घुमा रहा था। चेनसो गोल्डन सेंटिपीड ग्रैंड क्रोकोडाइल किंग की पीठ पर जा टकराया। चिंगारियां निकली जब चेनसो गोल्डन सेंटिपीड वापस उछल गया, जिसके धक्के से बाइनिंग बिंग लगभग गिरते गिरते बचा। ग्रैंड क्रोकोडाइल किंग के पीठ के कवच पर एक सफेद खरोंच थी, लेकिन उसके अलावा उसी कोई फर्क नहीं पड़ा। हाओ? उसने अपनी पूंछ घुमाई और हवा में सरसराहट हुई। बाइनिंग बिंग ने सिर्फ एक काला कोड़ा अपनी तरफ आते देखा, मोटा, बड़ा और लंबा। वो उससे बच नहीं सकता था, इसलिए वो सिर्फ स्काई कैनोपी गू को एक्टिवेट कर पाया। एक धमाके के साथ वो हवा में उड़ गया, दासियों मीटर दूर जा गिरा। उसके बाद वो सख्त चट्टान की दीवारों से जा टकराया। बाइनिंग बिंग को इतना दर्द हुआ कि उसने गहरी सांस खींची। स्काई कैनोपी गू एक रैंक 3 गू है, इसका डिफेंस जबरदस्त है, लेकिन ये टक्कर से लगने वाले बाल को कम नहीं कर सकता था। बम बाम बाम। ग्रैंड क्रोकोडाइल किंग के मोटे, मजबूत पैरों ने बीच पर एक गहरा निशान छोड़ा जब वो बाइनिंग बिंग की तरफ लपका। बाइनिंग बिंग की ऊँटी चमकी। ग्रैंड क्रोकोडाइल किंग का हमला देखकर वो हिला नहीं। ग्रैंड क्रोकोडाइल किंग अपने रोबदार अंदाज में झपटा, अपने पंजे चमकाते हुए। अगर कोई और होता तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती या वो भाग जाता, लेकिन बाइनिंग बिंग आखिर बाइनिंग बिंग था, उसके पास लोहे जैसी इच्छा शक्ति थी। 20 कदम, 15 कदम, 10 कदम, 5 कदम। ग्रैंड क्रोकोडाइल किंग को पास आते देख आखिरी पाल में बाइनिंग बिंग कुड़ा। बम! वो बस बाल बाल ग्रैंड क्रोकोडाइल किंग से बचा और वो सीधा जाकर चट्टान की दीवारों से टकरा गया, जिससे बहुत सारा मलबा गिरा और उसी धक लिया। जानवर आखिर जानवर ही होता है। बाइनिंग बिंग जोर से हंसा, उसका पीछा करने ही वाला था, लेकिन अचानक कुछ सोचकर रुक गया। अगले हाईपैल, ग्रैंड क्रोकोडाइल किंग की पूंछ ने जेएचएएडीयू मारा और मलबा हर तरफ उड़ा दिया। बाइनिंग बिंग चुपचाप देखता रहा और थोड़ी देर बाद मगरमच्छ राजा आखिरकार आजाद हो गया। उसकी हालत खास्ता थी। उसके आधे दांत टूट गए थे और उसके नथुनों से खून बह रहा था। उसकी सुनहरी पुतलियां भी लाल हो गई थी। वो गुस्से से आसमान की तरफ गुर्राया और अपना शरीर नीचे किया, बाइनिंग बिंग की तरफ और भी तेज गति से लपका। बाइनिंग बिंग पीछे हटा, मुस्कुराते हुए बचता रहा। बम! एक बड़े धमाके के साथ चट्टान की दीवारें टूट गई और हर तरफ धुआं उड़ गया। 1 घंटे बाद जख्मी ग्रैंड क्रोकोडाइल किंग ने अपनी सफेद खाल को बेकार में ढाका, जबकि उसके घावों से खून बीता रहा। जल्द ही वो जमीन पर धड़ाम से गिर गया, उस बीच पर जो लड़ाई से पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। यह ब्लड मून गू काफी काम का है। हाँ, इसके ब्लीडिंग इफेक्ट से मेनस ग्रैंड क्रोकोडाइल किंग को इतनी आसानी से मार सका। बाइनिंग बिंग ने लाल चांद के निशान को देखा, मन में सोचते हुए। मगरमच्छ राजा के मरने के बाद बचे हुए 106 पैर वाले मगरमच्छों ने अपना जोश और हौसला खो दिया और एक एक करके नदी में भाग गए। आखिरकार खत्म हुआ। बाइनिंग बिंग ने अपने हाथ से चेनसो गोल्डन सेंटिपीड को झटक कर दूर किया, थक कर बीच पर बैठ गया। फैंग युआन का साया अंधेरे से बाहर निकला। वो मगरमच्छ राजा की लाश के पास बैठकर कुछ ढूंढने लगा। मिल गया। जब उसने अपना हाथ वापस खींचा तो उसकी हर हथेली में एक गू था। बाइनिंग बिंग ये देखकर गुस्से से जोर से सांस लेने लगा। उसने मगरमच्छ राजा से इतनी घमासान लड़ाई की, आखिरकार उसी मारा और मगरमच्छों के झुंड को भगाया। लेकिन बिना किसी चोट के फैंग युआन बाहर आकर लड़ाई के इनाम इकट्ठा करने लगा। फैंग युआन ने ध्यान से देखा। इन 2 गू में से एक लगभग मरने वाला था, लेकिन अभी भी जद्दोजहद कर रहा था। उसका एक कछुए का खोल था, लगभग हथेली के साइज का, लेकिन उसकी उभरी हुई सतह मगरमच्छ के शालकों से ढकी थी। कैरापेस गू दूसरा जख्मी नहीं था, लेकिन बिल्कुल नहीं हिल रहा था। फैंग युआन को अपनी उंगलियों से उसी मसलने दे रहा था। क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू ये बहुत छोटा था, एक उंगली से भी छोटा। ये एक छोटे से मगरमच्छ जैसा था, जिसका सिर, शरीर और पूंछ थी, लेकिन कोई पैर नहीं थे। कैरापेस गू और क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू दोनों हाई रैंक 2 गू वॉर्म्स थे। आमतौर पर 100 जानवरों के राजाओं के अंदर रैंक 2 गू रहते हैं। 1000 जानवरों के राजा में रैंक 3 था और 10,000 जानवरों के राजा में रैंक 4 था। जैसा मैंने सोचा था। फैंग युआन ने दोनों गू को देखकर कोई अजीब बात महसूस नहीं की। वो अनुभवी था और लड़ाई को देखने के बाद
उसने मगरमच्छ राजा की काबिलियत को समझ लिया था। फौरन उसने स्प्रिंग ऑटम सकाडा का थोड़ा सा ऑरा निकला और इन दोनों गू को अपने प्राइमीवल एसेंस से तुरंत रिफाइन कर लिया। कैरेपेस गू फैंग युआन की पीठ पर उद गया, एक बड़े शल्क का निशान बन गया, जैसे एक टैटू हो। यह फैंग युआन के कंधे से उसकी कमर तक फैला हुआ था, उसकी पूरी पीठ को ढक रहा था। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये एक गू था जो एक गू मास्टर की पीठ के डिफेंस को बढ़ा सकता था। क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू एक हल्की पीली रोशनी में बदल गया, फैंग युआन के अपचर में घुस गया। ये काले और सफेद सुअर गू जैसा ही था, एक गू मास्टर की ताकत को स्थायी रूप से बढ़ा सकता था, एक मगरमच्छ की ताकत से। इसका मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा था, आमतौर पर एक कीमती गू वर्म था जो मार्केट में उपलब्ध नहीं होता था। ये फिर से एक झटके में गू वर्म को रिफाइन कर लिया। ये देखकर बाइनिंग बिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, उसकी एड़ी की पुतलियां सुई की नोक जैसी हो गई। जब वो पहले फैंग युआन से लड़ा था, तब उसने ये राज जान लिया था। क्लैन में वापस आकर उसने रिकॉर्ड्स में खोजा था और कुछ सहायक प्रकार के गू के बारे में जाना था जो ये प्रभाव हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस पल जब उसने ये दृश्य फिर से देखा, उसी महसूस हुआ कि सच कुछ और हो सकता है। इस बंदे के पास इतने सारे ट्रम्प कार्ड्स हैं, स्काई कैनपी गू, ब्लड मून गू और चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड के अलावा हेवनली एसेंस ट्रेजर लोड्स भी। उसकी लड़ने की टैक्टिक्स भी क्लैन की शिक्षाओं से बिल्कुल बेहतर हैं। और उसने पहले कौन सा गू इस्तेमाल किया था? ये सोचते ही बाइनिंग बिंग की रीड एज की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। चैप्टर एंड।